हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? की हाल है ਤੁਹਾਡਾ और कसा का है? गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है मैं जब लेक्चर दे रही हूँ। तो भाई कैसे हालचाल हैं आपके? बढ़िया ही होंगे। और अब हालचाल और बढ़िया आने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम। पीछे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि क्या चैप्टर है। और वैसे देखो, कुछ लोगों को आइसक्रीम जैसी फीलिंग आ रही होगी जो मेरी तरह आइसक्रीम प्रेमी, हालांकि सभी होते हैं आइसक्रीम प्रेमी, और काफी दिनों से मेरा गला सही नहीं है तो आइसक्रीम नहीं खा पा रही हूँ। तो मुझे तो ये आइसक्रीम की तरह दिख रहा है, आपको किस तरह दिख रहा है ये आप पे डिपेंड करता है। तो भाई उनको खुशी हो रही होगी कि चलो जेनेटिक्स तो खत्म हुई और नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जो कि है एवोल्यूशन का। अब एवोल्यूशन जो है वो मार्किंग चैप्टर है, मीन्स आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और एक या दो क्वेश्चन इसमें पक्के हैं बोर्ड में कि आने ही है, शायद वो एक शॉर्ट में आए या एक लॉन्ग में आए। ठीक है, तो शुरू करने वाले हैं आज हम एवोल्यूशन यानी विकास को। और विकास किसी का नाम तो नहीं है ना, तो वो बोलेगा मैम हमें नहीं शुरू करना। तो भाई पहला लेक्चर है तो इंट्रोडक्टिव पार्ट ही होगा। और ये तो आपने देखा ही होगा कि कैसे हम जो है मंकी से इंसान बने, तो वही पढ़ने वाले हैं हम। कि हम जो ये पढ़ते हैं कि भाई कौन कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब सारी चीजें जो हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि चैप्टर फ्लो क्या है। तो काफी लंबा चैप्टर फ्लो लग सकता है आपको। परिचय पढ़ने वाले हैं आज तो हम। ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। भाई बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। जीवन स्वरूप का विकास और एक सिद्धांत देखेंगे कि कैसे जीवन स्वरूप था। जैव विकास के प्रमाण देखेंगे, प्रूफ देखेंगे, क्योंकि आपको पता है मुझे सीआईडी बहुत पसंद है और बिना प्रमाण के तो मैं कुछ मानती ही नहीं हूँ। और अनुकूली विकिरण है कि क्या कैसे हमारी रेज निकली, कैसे विकास हुआ, हम कहाँ से कहाँ कैसे पहुंचे कि आज हम जो ये वो खुजालने वाले मंकी थे या उससे पहले क्या थे, तो कहाँ से हम कहाँ पहुंचे। तो वो रेज बताएगी हमें, ये वो अनुकूलन किरणें बताएंगी कि हमारा विकास कैसे हुआ और किस किस डायरेक्शन में हुआ, है ना। ये जो दो पैरों वाले जानवर आपके सामने खड़े हैं वो कहाँ से आए हैं। और जैव विकास क्या है, विकास की क्रियाविधि क्या है, कैसे होता है विकास। उसके बाद हम देखेंगे हॉर्डी वेनबर्ग का सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार तो सीधे सीधे इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। और उसके बाद है विकास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे, क्योंकि डिटेल हमारे बस के बाहर है, हम इतने ज्ञानी नहीं है। और मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ, जो मेन पॉइंट है हमारा। भी जानना तो हमें यही है, दूसरों के बारे में जान के क्या करेंगे। तो वही ये वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं चैप्टर फ्लो से। तो वही आज सिर्फ हम परिचय देखने वाले हैं कि क्या है चैप्टर में, और ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखने वाले हैं। और मेरे पीछे बोर्ड पे आपको एक मस्त जो फिरोज सर ने पीपीटी बनाई है दिख रही होगी, कि लग ही रहा होगा कि हम किसी स्पेस में खड़े हैं। मुझे तो फील आ रहा है, आपको भी फील हो रहा होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले परिचय से। तो भाई हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, हम जो है जिज्ञासा का पिटारा हैं और सवालों का पिटारा बने हुए हैं अभी। कि हमारे मन में जब हम बायो शुरू करते हैं या जब हम 9th-10th में होते हैं तो हमें बड़ा से वैसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई क्यों ये वर्गीकरण किया हुआ है, और क्यों इनको कैसे पता कि पहले पॉरीफेरा आया था या सिलेंटेटा आया था, या पहले मंकी आए थे, या पहले कौन आया था। और एक जो आपने 11th का अगर मेरा लेक्चर देखा हो, जहाँ पे मैंने बताया है कि जो सवाल है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, इसका जवाब मैंने वहां पे दिया है 11th के एक लेक्चर में। तो वो सब जो है वो इस विकास की बदौलत है कि शायद नॉर्मल लोग अभी भी इस सवाल में उलझे हुए हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा। लेकिन साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आप इस सवाल में ना उलझे, आपको ये क्लियर हो कि पहले मुर्गी है या अंडा। तो क्या आपको क्लियर है? अगर नहीं है तो मेरा वो वीडियो देखे, पहले मुर्गी आई या अंडा, 11th के लेक्चर में। ठीक है, चैप्टर 2 का है शायद वो, हेडिंग डली हुई है बड़ी बड़ी सी, तो आपको समझ में आएगा। और इस चैप्टर में भी समझ में आ जाएगा वैसे कि कौन पहले आया। ठीक है, तो बता देती हूँ कि पहले मुर्गी आई। अब क्यों आई ये रीजन जानना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे कुछ सवाल है, हम बड़े ही क्या आपको कहा क्राइम ब्रांच गोगो बने फिरते हैं। हमारे सवाल बहुत सारे हैं, ढूंढने हमें कहीं नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें कोई बुक मिल जाए या कोई टीचर मिल जाए जो हमें बता दे और हमारा काम आसान हो जाए। तो हम क्या है, बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट बने फिर रहे हैं। और हमारे कुछ सवाल हैं कि पहला जो आपके मन में भी होंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब व कैसे हुई,
है ना। बड़ा सवाल है कि ये पृथ्वी, बोलते हैं कि नहीं, दुनिया में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जीवन की जो है गाथा है या जीवन है, और ऐसा कहीं नहीं हुआ। हालांकि माइथोलॉजिकल हम जो सीरियल्स देखते हैं या आप पढ़ेंगे रामायण महाभारत, तो आप पढ़ते कि नहीं एक कैलाश लोक भी है ना स्काई में, जहाँ पे भगवान शिव रहते हैं, और एक ब्रह्म लोक भी है जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, और एक वैकुंठ धाम भी है जहाँ पे विष्णु जी रहते हैं। तो वो माइथोलॉजिकल चीज़ों से थोड़ा हटकर, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हमारे हिसाब से बोलेंगे, जो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है उनकी अलग कुछ गाथाएं होंगी, लेकिन विज्ञान के नज़रिए में भाई ये कहाँ से हुई है जीवन की उत्पत्ति, इसको देखा जाएगा। उसके बाद क्या सभी जातियां एक साथ उत्पन्न हुई है या इनका धीरे धीरे विकास हुआ है, कि भाई आज हम जैसे देखते हैं कि हमें कुत्ता भी दिखता है, बिल्ली भी दिखती है, भैंस भी दिखती है, चींटी भी दिखती है, तो क्या ये सब एक साथ उत्पन्न हुए हैं या कोई एक एक करके उत्पन्न हुए हैं, क्या इनका सीरीज रहा है, ये हमारा एक सवाल है जिसे हमें खोजना है। क्या इनका विकास अभी भी चल रहा है, क्या हम अभी भी विकास की ओर हैं, तो शायद इसका जवाब तो आप जानते होंगे कि हाँ है। हमारा जो जीन पूल है वो निरंतर बदलता रहता है ना, हमें ऑब्जर्व नहीं होता। जो हम बोलते हैं ना कि वो जो उत्परिवर्तन है, वो उत्परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, लेकिन वो इतने छोटे तौर पर है, और उत्परिवर्तन या किसी नए जीव की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हो जाती कि मैम ने चुटकी बजाई, आज मैम है, कोई नया जीव सामने खड़ा हो गया एलियन टाइप का। बहुत सालों लगते हैं। आप अब पढ़ेंगे कि कितना टाइमलाइन है इनका, तब आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि करोड़ों साल बाद कोई नई जाति उत्पत्ति होती है, ऐसा ही नहीं चुटकी बजाई नई जाति होती। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला हिसाब चल रहा है, लेकिन आप उससे बेखबर हैं, ठीक है। और फिर एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी आपसे, और होती भी है। जैसे मैंने कहा कि आप अगर आपसे बाद वाली जनरेशन को देखेंगे, जैसे आप अपने मम्मी पापा से आपको कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं हम उनसे ज़्यादा एडवांस या समझदार हैं। मैं अपने बेटी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उस एज में मैं जितनी ड टाइप की थी, मतलब ड टाइप की थी, है ना, ऐसे बोलते हैं कि वेले टाइप की थी, वैसे मेरी बेटी नहीं है, वो ज़्यादा एडवांस है, उससे ज़्यादा उसका दिमाग चलता है। तो ये क्या है, ये विकास ही है, वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है जो एक नई जाति को जन्म देगा। उसके बाद जैव विकास का आधार क्या है, कि हम ये जो जैव विकास करेंगे, इसका बेस क्या है, क्यों हम जैव विकास को लेकर आए हैं। उसके बाद इनमें परिवर्तन क्यों होते हैं, क्या जैव विकास इसी जैव विविधता ही जैव विकास की देन है। जो हम जैव विविधता पढ़ते हैं कि दुनिया में इतनी वैरायटी के जो हमारे पास जीव है, ये सब जैव विकास का नजरिया है या जैव विकास के कारण है। जो मैं कह रही हूँ कि भाई कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, खरगोश भी है, इंसान भी है, ये जो इतनी जैव विविधता है, पौधों में भी है जो इतनी विविधता है, ये इसका क्या मेन रीजन जैव विकास है, ये भी हमें ढूंढना है, ठीक है, और समझना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो भैया बहुत सारे माइथ्स हैं, मतलब कि जो हम आध्यात्म को जिसको कहते हैं माइथोलॉजी, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास क्लू है। कुछ जैसे हिंदू मानते हैं कि भाई पहले जो है भगवान शिव ने जो है प्रलय ला दिया था, और प्रलय से पृथ्वी का विकास हुआ, और वहाँ पे सबसे पहला इंसान जो है वो मनु बना था, है ना, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि पहला जो इंसान था वो भगवान ने, मतलब जो भी उनके भगवान है, जीसस क्राइस्ट या जो भी है, उन्होंने अपने सबसे पहले एडम बनाया था। कुछ का कहना है जो क्रिश्चियंस के हिसाब से पहला इंसान है वो एडम है, हिंदुओं के हिसाब से पहला इंसान है वो मनु है, और भी बहुत सारे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के एक खून का कतरा जो है वो नीचे गिर गया था, जिससे एक नया इंसान उत्पन्न हुआ। तो ये माइथोलॉजिकल बातें हैं, और इनका साइंस के नज़रिए में, हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि मैं मतलब वो नास्तिक टाइप की हूँ, हाँ मैं थोड़ा सुपरस्टिशन नहीं हूँ, ये बात मैं एग्री करती हूँ। मैं इतना मतलब भगवान को नहीं कि हाँ भगवान लोगों को जैसे होता है। और मैं सभी से कहती हूँ कि जो मेरे आसपास के लोग, मैं कहती हूँ मैं एक नंबर की पापी हूँ, मैं कोई फास्ट नहीं करती। मतलब लोग जैसे ये भी व्रत, वो भी व्रत, ये भी व्रत, ऐसे ठीक है जो ज़रूरी है कर लेते हैं, समाज में रहते हैं, तो बाकी ऐसे एक नंबर की पापी हूँ मैं, ऐसा मैं कहती रहती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, पर ऐसा भी नहीं कि भगवान को नहीं मानती, मैं मानती हूँ, भगवान को ज़रूर मानती हूँ, है और ज़रूरी है किसी ना किसी भगवान को मानना, क्योंकि हमें वो ताकत देते हैं, कि हमें वो इच्छा जगाते हैं, हमें वो उम्मीद देते हैं
कि कई बार आपने शायद वो डायलॉग सुना होगा कि जो है कि हम भगवान पे विश्वास इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो कभी हमारे यहाँ उतर के हमारी मदद करेंगे। हमें भगवान पे विश्वास इसीलिए है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, है ना। तो ये विश्वास बहुत ज़रूरी है रखना, और मुझे भी है। लेकिन हम क्योंकि एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं और साइंस के नज़रिए से अगर देखना चाहते हैं, और जैसा कि कहा मैंने कि साइंस जो है वो थोड़ी सी एविडेंस को मानती है, भाई सीआईडी डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखती है, तो उस हिसाब से आज हम देखेंगे कि बहुत सारे हमारे पास जो है व्यूज़ हैं, लेकिन साइंस के नज़रिए में एक जो व्यू है वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि कैसे विकास हुआ होगा या क्या हमारे पास प्रूफ है। और ये सब कुछ हम हवाओं में बातें नहीं कर रहे, हम बातें कर रहे हैं प्रूफ के साथ। सारे प्रूफ हैं हमारे पास जो आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हुआ, और थोड़े बहुत आपने 11th वगैरह में पढ़े होंगे, और जो 11th के बच्चे हैं, अगर वो मेरा 12th के बच्चे 11th का लेक्चर देख रहे होंगे तो भी वो जो हमने पढ़ा था तो मैं धीरे धीरे बताती रहती हूँ कि कैसे कैसे विकास हुआ होगा। तो सबसे पहली थ्योरी जो ब्रह्मांड यानी कि इस यूनिवर्स और अर्थ के लिए हमारे पास है वो है बिग बैंग थ्योरी। भाई नाम ही काफ़ी है ना इसका। तो ये बिग बैंग थ्योरी है जो बहुत ही फेमस है। हालांकि और भी थ्योरीज है, जैसे मैंने कहा हम पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी पुरानी थ्योरीज भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। और अगर आपको याद हो कि कुछ साल 2 साल पहले जो बिग बैंग थ्योरी पर अभी तक रिसर्च कर रहे थे स्टीफन हॉकिंस, सर स्टीफन हॉकिंस कहूँगी मैं, जो नहीं रहे, उनकी जब डेथ हो गई तो काफ़ी आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी पे उन्होंने बहुत काम किया था। उतना नॉलेज मुझे नहीं है क्योंकि हमने उतना रिसर्च नहीं किया है, हमें वही नॉलेज है जो हम कहीं पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में या सुनते हैं, और उस टाइम जितना सुना अखबारों में आया था उस हिसाब से। लेकिन बिग बैंग थ्योरी में स्टीफन हॉकिंस का नाम अभी तक फेमस है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो इन साइंटिस्ट ने की थी। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं उनके, एबे लेमेत्रे, ठीक है, नाम है इनका, गेमो और डिक, जिनके फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, और एक नाम जो मैंने आपसे बोला जो बाद में मतलब अभी के हाल में, ये तो भाई बहुत पुरानी बातें हैं, जब शुरुआत हुई होगी विकास के सिद्धांत की तब इन 3 साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन था, जो इन्होंने आइडिया दिया था बिग बैंग का, लेकिन उस पर रिसर्च और भी साइंटिस्ट ने की, जिसमें सबसे फेमस जो है वो थे स्टीफन हॉकिंस सर, ठीक है। तो उनको हमने देखा हुआ है, और बाकी इन 3 को भी याद रखना है नाम आपको। अब ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एग्जाम में स्टीफन हॉकिंस लिख कर आ जाएं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको सुझाया था सबसे पहले। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग परिकल्पना प्रस्तुत की, ठीक है। इन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी दी जो बहुत ही फेमस है। क्या है अभी मैं समझूंगी, ये वो अमिताभ बच्चन वाले बिग बॉस या बिग बैंग या बिग ब्रदर नहीं है, अमिताभ बच्चन की बात नहीं हो रही है, ये एक हाइपोथेसिस है। देखो हाइपोथेसिस में आपको एक चीज बताती हूँ, एक होती है परिकल्पना, है ना, और एक होता है तथ्य। परिकल्पना दी जाती है, पहले हम कोई भी परिकल्पना देते हैं, जैसे आज मैं एक परिकल्पना दे दूं कि जो इंसान है वो बंदरों से आए हैं, मैंने कोई परिकल्पना दे दी, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट ये मेरी इमेजिनेशन है ना। या अभी जैसे मैंने कहा कि जो भगवान शिव है उन्होंने सबसे पहले एक इंसान बनाया मनु, तो ये मेरी परिकल्पना ही है क्योंकि मेरे पास अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है। जब मैं इसे प्रूफ कर दूंगी, जब मैं इसको लोगों के सामने पेश कर दूंगी कि नहीं जो मैं कह रही हूँ उसके मेरे पास एविडेंस है, तो फिर हम उसे तथ्य कह देते हैं कि अब वो तथ्य बन जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो क्या रहती है, हाइपोथेसिस रहती है या थ्योरी रहती है, जस्ट अ थ्योरी। तो इन्होंने जब दी थी वो थ्योरी थी, उसके बाद बहुत काम हुआ, और आज सबसे फेमस जो है जो हम मानते हैं वो यही थ्योरी है कि हम ऐसा मानते हैं, और इसके हमारे पास प्रूफ है कि बिग बैंग के थ्रू ही क्या हुआ है, इस यूनिवर्स और अर्थ का जन्म हुआ है, ठीक है। सबसे फेमस और सबसे एविडेंशियल जो हमारे पास है वो है बिग बैंग थ्योरी। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 200 करोड़ यानी कि 200 बिलियन वर्ष हुई है। इससे मैं आपको एक चीज बताती हूँ मस्त वाली, पता नहीं क्यों, लेकिन देखो अगर आप इंग्लिश मीडियम की बुक खोलेंगे,
अब आप बोलेंगे आप इंग्लिश में क्यों चली जाती है? देखो क्या है कि मैंने बहुत साल जो है वो जहाँ मैं पढ़ाती थी वहाँ पे एक सेक्शन इंग्लिश का होता था और एक सेक्शन हिंदी का होता था। तो एक सेक्शन में पूरी हिंदी की किताबें मतलब हिंदी में पढ़ाना होता है और दूसरे सेक्शन में वही चैप्टर वापस इंग्लिश में पढ़ाना होता है। हाउ बोरिंग इज दैट, है ना? पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, उससे बहुत कुछ डेवलप होता है आप में। तो ये मैंने बात हमेशा नोटिस की है एनसीईआरटी में भी, और आपके पास भी अगर एनसीईआरटी है और इंग्लिश की आप बुक ऐप पर खोल के देख सकते हैं, इंग्लिश वाली खोलना चाहे तो गड़बड़ ये है कि देखो हिंदी मीडियम वाली में 200 करोड़ जो है 20,000 करोड़, सॉरी माफ कीजिएगा, 20,000 करोड़ दिया हुआ है और यहाँ पे 200 बिलियन दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम वाली बुक खोल के देखेंगे तो वहां पे आपको 20 बिलियन दे रखा है। ये गड़बड़ कर रखी है। तो अगर कोई आप गाइड उठाते हैं और उसने अगर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है तो फिर उसने 20 मिलियन लिखा होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो कब हुई है, 20 मिलियन पहले। लेकिन अगर आप हिंदी वाली बुक को फॉलो कर रहे हैं या जिस भी गाइड से आप फॉलो करेंगे, अगर उसने हिंदी से लिया है तो फिर उसने 200 बिलियन। तो आपको ये अचंभा हो सकता है, फिर आप बोलेंगे मैम आपने तो गलत बता दिया, हमारी बुक में तो 20 बिलियन लिखा हुआ है। हालांकि ये 200 मिलियन गलत है क्योंकि 20 बिलियन ही सही है अगर इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करें, क्योंकि 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, है ना? तो यहां पे वैसे क्या होना चाहिए था, 2000 करोड़ होना चाहिए था अगर 20 मिलियन के हिसाब से देखें तो गड़बड़ तो है, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन वही मुझे एनसीईआरटी फॉलो करनी है, वो भी हिंदी मीडियम वाले। तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि कल को आपको ये नहीं हो कि मैम आपने तो बताया ही नहीं, ठीक है? इसीलिए तो, और ये टाइमलाइन आपको याद रखने, टाइमलाइन समझे कि कब क्या हुआ था। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है, कंपटीशन एग्जाम में आ भी चुके हैं और बोर्ड भी पूछ सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 200 बिलियन, और अगर 200 मिलियन ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 20 मिलियन को टिक करेंगे, है ना? क्योंकि उसने कहाँ पता नहीं कहाँ से लिया हो, तो ये गड़बड़ हो सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि 20 मिलियन, मैं यहाँ लगा देती हूँ 20 बिलियन ईयर इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है? और इस हिसाब से 200 बिलियन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति देखें तो हम ये कहते हैं कि 4.5 बिलियन, BY समझे ना, बिलियन ईयर, बिलियन ईयर को मैंने BY लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में। बिलियन साल जो है, ये टाइमलाइन याद रखनी है आपको, आगे आती रहेगी। 4.5 बिलियन साल लगे पृथ्वी को बनने में, मतलब 20 बिलियन पहले तो भाई ब्रह्मांड बन चुका था। ब्रह्मांड समझते, द यूनिवर्स, द स्पेस, जिसमें अभी हमारी पृथ्वी है। हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो आकाश गंगा में है। पढ़ा होगा आपने सोलर सिस्टम में कि आकाश गंगा एक मिल्की वे है ना, जिसके अंदर पृथ्वी उपस्थित है, जिसमें करोड़ों जो हमारा ये क्या है आकाशगंगा, एक आकाशगंगा बहुत बड़ा स्पेस है, एक ब्रह्मांड है जिसको हम बोलते हैं। और उसके अंदर हमारा सारा सोलर सिस्टम, यानी कि ये सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, ये सब उपस्थित है। और बहुत सारे उल्का पिंड्स, कॉस्मिक, ये सब आप पढ़ के आए होंगे 9th-10th में, है ना? 9th-10th में क्या 8th क्लास में ही है सोलर सिस्टम वाला चैप्टर तो एनसीईआरटी का। तो क्योंकि मैं 6 to 12 सबको पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा चैप्टर किस बुक में है। कई बच्चों को, मैम आपको कैसे पता 8th क्लास में है? मुझे पता है क्योंकि मैं 6 to 12 साइंस पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो 4.5 बिलियन। और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं केमिस्ट्री पढ़ने। तो पहले 2 साल पहले तक आते थे, अभी तो मैं आपके चक्करों में बहुत बिजी हो गई हूँ, तो मैंने सब कुछ छोड़ रखा है क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना होता है। तो 4.5 बिलियन साल पहले जो है वो क्या हो गई है, पृथ्वी आ गई। उसके बाद हम कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति जो है वो 4 बिलियन साल पहले हुई होगी, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें कि 4 बिलियन साल, मतलब आज के नहीं है, आप बहुत पुराने हैं, आपकी जो कहानियां हैं वो। उसके बाद हम कहते हैं कि जो 4 साल है वो 4 बिलियन साल पहले जो है वो क्या हुई होगी, जीव की उत्पत्ति। जीव नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि उसके प्रोबायोटेन समझते हैं, जिससे हम मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि ये अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसा, ये 4 बिलियन साल पहले बने होंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई 3.5 बिलियन साल पहले हमारे अंदर आरएनए, डीएनए जैसी संरचनाएं बनी होंगी,
है ना, वैसे आरएनए बना था, मैं आपको बता देती हूँ। और ये हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, हमने एक टॉपिक लिया था आरएनए संसार, अगर आपको याद हो, और मैंने उसमें कहा था कि ये प्रूव हो चुका है कि सबसे पहले आरएनए आनुवंशिक पदार्थ था, लेकिन आरएनए क्योंकि अस्थिर था और उसमें कमियां थी, तो उसका स्थान किसने ले लिया था, डीएनए। ये बात हम कर चुके हैं। और हमारी यानी मानव की उत्पत्ति जो है वो हम कहते हैं कि 3 बिलियन साल पहले, जीव की उत्पत्ति, मानव भी नहीं, जीव, सॉरी, है ना, जीव की उत्पत्ति जो है वो 3 बिलियन साल पहले हुई है। ये टाइमलाइन है जो आपको याद रखनी है, कहीं नोट कर लो, हालांकि वो आती रहेगी फ्लो के साथ, पर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये आप अपनी जुबान पे रट लें तो बढ़िया से काम हो जाएगा। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के। ब्रह्मांड तो बना लिया हमने, आकाश गंगा बना ली, है ना, उसमें बहुत सारे थे जो मैंने कहा आगे पढ़ेंगे हम, क्या क्या कहानियां थी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट थे उत्पत्ति के, लेकिन सबसे फेमस जो है वो बिग बैंग था, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये सबको पता है, कहानियों में सबने सुना है कि पृथ्वी जो है वो बहुत साल पहले आग का गोला थी, है ना। यही कहानी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में इस पर वायुमंडल नहीं था, मतलब पृथ्वी जो थी वो कैसी रही होगी, एक आग का धधकता हुआ गोला रही होगी ऐसे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बिग बैंग थ्योरी समझा देती हूँ, है ना। बिग बैंग थ्योरी क्या है वो तो बता ही नहीं। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि बिग बैंग थ्योरी में इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी स्पेस नहीं था। स्पेस समझते हैं, आज हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड है और अंतरिक्ष है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक काले सी कोई चीज होगी, और इस काली सी चीज में एक पार्टिकल था, एक कण था जिसमें बहुत एनर्जी थी। एक छोटा सा कण था, इसमें बहुत एनर्जी थी। इस कण में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है, इसीलिए इसको बिग बैंग बोलते हैं, विस्फोट। बिग बैंग का मतलब होता है विस्फोट, एक बिग बैंग होना, बैंग का मतलब विस्फोट होना। तो इस कण में ऐसा विस्फोट हुआ कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और इससे बहुत एनर्जी निकली, क्योंकि मैंने कहा था ये क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत था। ये कण बहुत छोटा था लेकिन इसमें बहुत ऊर्जा थी, और आपको पता है कि जब बहुत अत्यधिक ऊर्जा हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं फटेगा, है ना। ये हम बोलते हैं कि जब जो घड़ा है वो सर से, या पानी जो है घड़े के ऊपर आ जाएगा तो भाई घड़ा जो है वो फूटेगा ही फूटेगा, है ना। पाप वाला जो एक सुना है ना आपने मुहावरा कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूट जाता है, तो इसमें इतनी एनर्जी थी कि कभी ना कभी ये फूटना ही था। तो ये जो बिग बैंग है, ये जो कण है ऊर्जा का, ये एक दिन क्या हो गया, फट गया, और कोई स्पेस नहीं था वहां पे, कोई भी अंतरिक्ष नहीं था। और ये फटा तो इसके एक तो टुकड़े हुए, उन टुकड़ों से बहुत सारी चीजें बनी, ग्रह बने, उपग्रह बने, है ना, पृथ्वी बनी होगी, तारे बने होंगे, ये सूर्य चंद्रमा ये बने होंगे। प्लस इसका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया मतलब इसका जो एनर्जी है वो क्या होती गई, बढ़ती गई। ऐसे व्हाइट से बना दूं, ऐसे इसने क्या किया, अपनी इस ऊर्जा को फैलाया। अब इस ऊर्जा को फैलाया तो इनके बीच में क्या बनने लगे, आपको दिख रहे होंगे स्पेस, है ना, क्या, अंतरिक्ष जिसको हम कहते हैं, स्पेस कहते हैं। और इसी से ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। ये कहती है बिग बैंग थ्योरी। बस इतनी सी है, सिंपल सी है, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी तक हमें नहीं पता है। पूरी कहानी तो अभी तक कोई किसी को नहीं पता है, बस अभी इसी थ्योरी पे काम चल रहा है, और वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसी थ्योरी पर काम किया था। लेकिन ये सबसे सक्सेसफुल थ्योरी है क्योंकि इसके प्रमाण हमारे पास है ना, कि ये कैसे रहा होगा ऊर्जा, क्योंकि जैसे ये फटा तो इससे बहुत सारे कण निकले। अब आपको लग रहा होगा कि ये हो सकता है ये सूर्य है बीच में, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कण था, एक ऊर्जा से भरा कण था जो फट गया, और फटने से उसने बहुत सारी चीजें बनाई, और जब उसकी ऊर्जा फैली, जहां जहां इसकी ऊर्जा गई वहां पे क्या बनते गए, ब्रह्मांड बनते गए। तो हम कहते हैं कि एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड है ना, जिसमें एक हमारा ब्रह्मांड है आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं। तो ये है, इतना ही नॉलेज है हमें आज तक जितना हम पढ़ते हैं। बाकी तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको बहुत नॉलेज है, जो इन पे काम कर रहे हैं। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का एक जो डायग्राम मैंने बहुत देखा है वो भी ऐसा ही है। देखो यहाँ पे उसने कण बनाया है
आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे तो, या स्टीफन हॉकिंस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने भी देखो एक कण बनाया है और कण बना के ऐसे ऐसे फैला दिया है उसको, और फिर धीरे धीरे विकास को बताया है कि एक ऐसे दो दो पिंड बनाए हैं, फिर ऐसे कोई बैक्टीरिया सा बना दिया है, फिर ऐसे कोई एनिमल बना दिए हैं, है ना, फिर कोई इंसान बना दिया है। तो वही वो बताना चाह रहा है कि कैसे रेस फैली, कैसे ये एरिया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इसने बहुत सारे ग्रह, उपग्रह और ब्रह्मांड, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये सब बना दिए। इसकी कितनी ऊर्जा होगी इसमें जरा सोचिए। तो एक बिग बैंग हुआ। अब पृथ्वी की बात अगर हम करें तो पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल नहीं था, मतलब हम जिस वायुमंडल की बात करते हैं कि अभी हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सब कुछ भी नहीं था। कब? जब बिग बैंग हुआ, है ना। जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसके ठंडे होने से जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का निर्माण हुआ। ठीक है, पहले आग का गोला थी, ये सभी ने पढ़ा। अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि क्यों हमें ये सब चीजें पता है। तो भाई जैसे जैसे ठंडी जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता गया, तो इसके अंदर जो ये गैसें थी, जल बना। पहले तो जल वाष्प थी, जल तो था ही नहीं पृथ्वी पर। ठीक है, जल वाष्प था। तो जैसे जैसे वो पृथ्वी ठंडी होती गई तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बनी होगी वो मिल के उसने जल बनाया। वो जल से बारिश हुई, पृथ्वी पर जल आया तो फिर बहुत दूसरे सारे चीजें जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपस में रिएक्शन करके ये सब अमोनिया और इनका निर्माण हुआ। ये पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, अभी सिर्फ हम समरी देख रहे हैं कि कैसे पृथ्वी बनी होगी। सूर्य की परागैंगनी किरणों से पानी को तोड़कर H2 और O2 को अलग कर दिया। ठीक है, जो जलवाष्प थी, जैसा कि हम बोल रहे हैं पृथ्वी गर्म थी और उसमें क्या थी, सिर्फ जलवाष्प बनी होगी सबसे पहले। जलवाष्प तो समझ गए ना, वेपर। और वेपर क्या है? जल का ही एक फॉर्म है, H2O ही तो है। तो इसने बोला कि जब सन की लाइट पृथ्वी पर पड़ी होगी, पृथ्वी बहुत आग का गोला थी तो पृथ्वी पर पड़ी होगी, है ना। तो जो पृथ्वी पर पड़ी तो इसने H2O को तोड़ के H2 और O2 बना दिए। अब ये H2 और O2 जब फ्री हुए तो इन्होंने दूसरों से संबंध बनाना स्टार्ट किया, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स बनाए इन्होंने। जैसे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ के मीथेन बना ली, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, ऐसे कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ के अमोनिया बना लिया। इस तरह से इन्होंने अपना जो है वो क्या किया, घर बार बढ़ाया धीरे धीरे, और धीरे धीरे पृथ्वी पर गैसेज आना शुरू हो गई। ऑक्सीजन ने NH3 व CH3 के साथ मिलकर H2O वापस, ये वाली तो कौन सा जल है, ये तो जलवाष्प है। फिर नॉर्मल जल जो है वाष्प के रूप में, उसमें वापस क्या हुआ, वापस जल बना जो पृथ्वी पर रहने लगा। ठीक है, और अन्य गैसें आई। भाई ये हम इतना सिंपल वे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको होने में बहुत साल लगे। जैसे मैंने कहा कि 20 मिलियन पहले जो है ब्रह्मांड, 200 करोड़ साल पहले जो है ब्रह्मांड जो है वो क्या हुआ था, विकसित हुआ था। लेकिन पृथ्वी कब बनी? 4 बिलियन। तो भाई कितना समय लग गया ये सब होने में, है ना। बिग बैंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें हुई, कोई ऐसे ही नहीं हो गई। धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन स्तर बनने लगा, जो हम कहते हैं कि जो हमें सूर्य की, पहले तो सूर्य सीधा पृथ्वी पर आ रहा था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ भाई, ओजोन परत बनी। अब ओजोन कैसे बनी होगी? ओजोन क्या है? O3 तो है। जब ऑक्सीजन बनी तो उसने आपस में कंबाइन करके एक लेयर बना दी इसको रक्षा करने के लिए। यह गैसों का निर्माण हुआ, अन्य गैसों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी की ओर ठंडा होने पर वाष्प से बरसात का रूप लिया। ठीक है, जो जल वाष्प थी वो बारिश के रूप में गिरी और गहरे स्थानों को महासागर का रूप दे दिया। ठीक है, समझ गए आप कि भाई ये जो बारिश हुई होगी पृथ्वी पर, पृथ्वी पहले गोल भी नहीं थी, ऐसा बस जस्ट एक, आप मान लो एक रॉक का टुकड़ा थी, चट्टान का टुकड़ा थी। तो भाई जब इस पे बारिश हुई होगी तो जहां जहां इस पे गड्ढे होंगे वहां पे क्या भर गया होगा? पानी भर गया होगा, और वही पानी जो है वो महासागरों, सागरों, नदी में, इनमें परिवर्तित हो गया।
ठीक है, तो ये सिद्धांत है पृथ्वी के जन्म का। हालांकि ये अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और हमें जो पढ़ने हैं अभी थ्योरीज पढ़नी है कि बिग बैंग तो है ही, उसके अलावा क्या क्या थ्योरीज आई, जो हमने आगे प्रश्न लिखे उनके जवाब ढूंढने हैं हमें, तो वहां पे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, फिर से ये कहानी आएगी। यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई। क्योंकि हम बोल चुके, देखो हमने क्या वो टाइमलाइन में लिखा कि अगर मैं हिंदी के हिसाब से बताऊं तो 200 बिलियन लिख रहे हैं ब्रह्मांड, उसके बाद हम पृथ्वी कह रहे हैं कि भाई 4.5 बिलियन पहले आई है, उसके बाद हमने लिखा कि 4 बिलियन पहले जीव आया होगा, मतलब जीव से रिलेटेड, जिसको हम अगर बोले कि फर्स्ट लाइफ बोले, हालांकि वो फर्स्ट लाइफ नहीं थी, वो लाइफ कैसी थी, वो थी जीव के पहले वाली चीजें जैसे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स वसा। तो देखो 500 का गैप, 5 का गैप है ना, 5 का गैप मतलब मैंने कहा 1 बिलियन इक्वल्स टू कितना होता है 100 करोड़। ठीक है, तो 0.5 बिलियन मतलब वही हो गया कि 500 करोड़, 50 करोड़ जो है वो लग गए उसको, 100 करोड़ का आधा हो गया ना 50 करोड़, भाई 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर है, तो ये तो 0.5 है, आधा बिलियन मतलब 50 करोड़ जो है, 50 करोड़ का समय लग गया पृथ्वी से जीव बनने में। हालांकि अभी भी जीव नहीं बना है, जीव तो हम बोल रहे हैं कि 3.5 में जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो टाइमलाइन हम बता रहे हैं, और एनसीईआरटी भी यही बता रही है। ठीक है, एनसीईआरटी और बाकी बुक्स भी आपको यही टाइमलाइन बताएगी, यही लिख देती हूँ मैं वापस कि 3 पे तो फिर हम क्या हुए, ये तो भाई वो पहले वाली चीजें बनी, फिर न्यूक्लिक अम्ल बना, डीएनए, आरएनए, और फिर 3.5 पे न्यूक्लिक अम्ल बना, और 3 पे हम क्या बने, जीव की उत्पत्ति हुई है। तो भाई कितना समय लग गया है इन सब चीज़ों में। तो जब इसको लगा है इतना समय, तो उसे स्टडी करने में, उसे अध्ययन करने में साइंटिस्ट को तो समय लगेगा। तो ये थी आज की हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको याद रखें। हालांकि बिग बैंग थ्योरी पर छोटे मोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आती रहेंगी, हम देखते रहेंगे। एक ये चीज़ थोड़ा सा नोटिस कर लें, कभी कोई ऐसा आपके सामने दुविधा आ जाए तो इस बात को ध्यान में रखें, और टाइमलाइन जो मैंने लिख दी है उसको ध्यान रखें, ये आपको याद रखनी है। और कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ये हमने देखा, आगे भी देखेंगे डिटेल में थोड़ा। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था, परिचय, वो यहाँ पे समाप्त होता है। और देखो डायनासोर आ गए हैं, उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं हम कि कैसे कितने साल करोड़ों पहले डायनासोर रहे होंगे पृथ्वी पर, और उससे भी पहले कब जीव बना होगा। तो यही देखना है हमें इस चैप्टर में। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में इवोल्यूशन की कहानियों के साथ, विकास की कहानियों के साथ, और देखेंगे कि आखिर हम में क्या है और हम कहाँ से आए हैं।